सुप्रभात। मैं सौमिता पांडे लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक और परास्नातक मानव विज्ञान में और उसके बाद मेरी शोध भी लखनऊ विश्वविद्यालय के मानव शास्त्र विभाग से रही है, जिसके बाद आईसीएसएसआर से मेरा पोस्ट डॉक्टोरल रहा है और लखनऊ विश्वविद्यालय में लगभग 5 वर्षों का मेरा पढ़ाने का अनुभव रहा है। आइए शुरू करते हैं आज का सत्र। पिछले सत्र में हमने चर्चा की थी अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी यानी कि अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान, जिसमें कि हमने उसके इतिहास के बारे में जाना था और हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी या अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू किया और इसके क्या-क्या चरण थे, इसके बारे में हमने चर्चा करी। तो एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हम देख चुके हैं कि जब हम अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं तो शुरुआती तौर पर मेलिनोस्की का जो लेख था प्रैक्टिकल एंथ्रोपोलॉजी 1929 में, उसकी प्रस्तावना में उन्होंने मेलिनोस्की ने इसके बारे में लिखा था और बाद में 1941 में मार्गरेट मीड ने, इलियट स्मिथ ने, इन मानव विज्ञानियों ने अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी को एक मान्यता प्राप्त पेशेवर संस्था यानी कि सोसाइटी ऑफ अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के तौर पे इसकी स्थापना की थी। मार्गरेट मीड इसकी प्रेसिडेंट भी रही थी और जब उन्होंने अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी यानी कि अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान की बात करी थी, तो उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स पर फोकस किया था, जैसे कि स्थान, जिसमें कि जो मानव विज्ञानियों की एक टीम होती है, वो टीम के तौर पर अंतर विषय विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करते हैं और उनका जो फोकस होता है वो मानवीय रिश्तों की समझ और उनके विश्लेषण से संबंधित रहता है। इसके बाद चार्ल्स विनिक ने शुरुआती शब्दकोशों में अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान या व्यावहारिक मानव विज्ञान के बारे में उन्होंने बात करी थी, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि जो व्यवहारिक मानव विज्ञान था ये समस्या उन्मुख विज्ञान था, जिसमें कि जो विश्लेषण होता था वो उस समय के समुदाय में काम करने वाली जो उस समय की एट हैंड जो भी समस्याएं होती थी, वो सामाजिक हों, आर्थिक हों या तकनीकी समस्याएं जो होती थी, उनको हल करने के लिए जो मानव व्यवहार में जो परिवर्तन होते थे उनसे संबंधित होता था। और हालांकि ये जो परिभाषा चार्ल्स विनिक ने दी थी, इसकी जो एक मुख्य आलोचना थी वो ये थी कि वो जो व्यवहारिक मानव विज्ञान को केवल परिवर्तन की स्थिति के अध्ययन तक ही उन्होंने सीमित रखा था, जबकि अगर हम बात करें या अगर हम एट लार्ज देखें तो मानव विज्ञान सिर्फ परिवर्तन की स्थिति के अध्ययन तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उसका दायरा काफी बड़ा था। इसके बाद हमने बात करी थी, अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो जिस समय व्यवहारिक मानव विज्ञान का जो इतिहास है वो सिर्फ एकेडमिक डिसिप्लिन को लेके नहीं था, बल्कि ये मानव विज्ञान के विकास से बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है और शुरुआत से ही ये मुख्य धारा का एक हिस्सा रहा है। तो जो प्रगतिशील विकासवादी सिद्धांत का जो पहला प्रतिमान था, उसमें मानव विज्ञान का जो डिसिप्लिन था, उसमें अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी यानी कि अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान को प्रमुखता से देखा जाता है। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं या उससे पहले हम देख लेते हैं अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का जो ये टर्म है, ये दिया था ब्रिंटन नाम के एक अमेरिकी मानव विज्ञानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। उन्होंने दिया था और उन्होंने 1896 में इस शब्द का इस्तेमाल किया था और उसका जो संदर्भ था वो ये था कि जो स्वदेशी समुदाय थे, उनके प्रबंधन के बारे में जब अध्ययन किया जाता है तो उसको समझने के लिए, और साथ ही साथ उनका ये मानना था कि क्योंकि ये जो समुदाय थे, जो स्वदेशी समुदाय थे, इनकी जो संस्कृति थी, इनके जो रीति रिवाज थे, ये सब लुप्त होते जा रहे थे, तो इनका दस्तावेजीकरण, इनकी सामाजिक प्रथाओं का, परंपराओं का दस्तावेजीकरण जरूरी था और जिसको करने के लिए मानव शास्त्रीय ज्ञान जो था वो जरूरी था। तो इस संदर्भ में ब्रिंटन जो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था। अगर हम हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो एस.सी. रॉय के बारे में हमने पढ़ा था और एस.सी. रॉय जो थे वो रांची, हालांकि वो कोई प्रशिक्षित मानव विज्ञानी नहीं थे, वो रांची में प्रैक्टिस करते थे, वो वकील थे, पेशे से वकील थे, मगर जब उन्होंने वहाँ पे जो ट्राइब्स थे उनकी स्थिति उन्होंने देखी, जो जमीन को लेके लैंड एलिनेशन की उनकी जो समस्या थी उसको देखा और उन्होंने जिस तरह का बर्ताव देखा, जो सरकार का बर्ताव था उनके लिए, उन सब चीजों को लेके उनका एक अलग तरीके का उनका एक जुड़ाव था और वो इन सारे मुद्दों पर इन लोगों की मदद किया करते थे।
और क्योंकि उस समय उनका जो उनका संपर्क जो था वो डब्ल्यूएचआर रिवर और जेम्स फ्रेजर जैसे शीर्ष मानव विज्ञानियों से था, तो इसलिए भी उनका कह सकते हैं कि मानव विज्ञान में प्रशिक्षित ना होने के बाद भी उनका ट्राइब्स के लिए उनका जो कंसर्न था वो महत्वपूर्ण था। 1921 में उन्होंने मैन इन इंडिया जो पहला एंथ्रोपोलॉजिकल जर्नल है उसकी उसकी शुरुआत करी थी। और इसी संदर्भ में तारक चंद दास जो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के थे, उनका योगदान भी महत्वपूर्ण है अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान के संदर्भ में। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में 1941 में उनका जो उद्बोधन था, उन्होंने पहली बार सांस्कृतिक मानव विज्ञान का जो ज्ञान है, उनका ये मानना था कि उसको राष्ट्र के लिए, समुदाय के लिए और व्यक्ति के लिए की सेवा के लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकता है, इस बारे में उनका उद्बोधन था। तो उनका और उनका महत्वपूर्ण काम जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो उस समय बंगाल में जो अकाल था उससे संबंधित जो उनका काम था वो महत्वपूर्ण काम था, जिसकी चर्चा बाद में अमर्त्य सेन ने भी करी थी अपने इकोनॉमिक के संदर्भ में, इकोनॉमिक्स के संदर्भ में उन्होंने इसकी चर्चा करी थी। तो अगर हम कह सकते हैं कि तारक चंद दास का जो बंगाल अकाल जो उनका कार्य था, उसका विस्तृत वर्णन 1949 में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने प्रकाशित भी किया था और इस पुस्तक में दिए गए डेटा का बाद में उपयोग भी किया गया। उन्होंने जो इसमें जो सिफ़ारिशें दी थी और जो उन्होंने इसके बारे में अकाल से संबंधित जिस तरह के उनका कार्य था, उससे संबंधित जो उन्होंने निपटने के जो तरीके बताए थे, उसका इस्तेमाल भी बाद में अमर्त्य सेन ने भी अपने कार्य में किया था और सरकार ने भी उनकी सिफ़ारिशों पर अमल किया था। तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जो व्यवहारिक मानव विज्ञान है, उसका जो फ़ोकस था, वो सिर्फ़ एकेडमिक तक ही सीमित ना रहकर, वो अब जो हाशिए पर मौजूद जो वर्ग थे, उनके विकास के लक्ष्यों को आगे बढ़ाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा, जहाँ पे जनजातीय और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। अंग्रेजों ने जनजातीय समुदायों के प्रति जो संरक्षण और सुरक्षा के माध्यम से आइसोलेशन जो अलगाववाद की जो नीति अपनाई गई थी, उसको ठीक नहीं माना गया। हालाँकि ब्रिटिश जो कॉलोनियल जो शासक थे, उनकी ये नीति थी जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे, वो भारत की आबादी का जो एक बड़ा हिस्सा था, जो कि ट्राइब्स थे, उनको उनके अंदर जो राष्ट्र को लेकर जो एक और ब्रिटिश राज के खिलाफ जो विद्रोह की जो बढ़ती हुई वो थी, उससे वो चिंतित भी थे और शंकित भी थे। तो वो नहीं चाहते थे कि ये राष्ट्रवाद की जो बढ़ती हुई लहर है, ये जनजातीय समुदायों पर भी हावी हो जाए। इसलिए और जो जनजातीय क्षेत्रों में उनका जो शासन है वो कमज़ोर पड़े और जो सब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और इन जनजातियों का जो दमन है, वो उसको जारी रखना चाहते थे। तो इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने जनजातीय समुदायों के प्रति जो अलगाव और बहिष्कार के माध्यम से संरक्षणवाद की नीति बनाई थी। तो स्वतंत्रता की शुरुआत के साथ ही ये जो अलगाववाद की जो नीति थी, इसको प्रतिगामी और जनजातियों के सर्वोत्तम हित में नहीं पाया गया। तो जनजातियां जो भारतीय सभ्यता का अभिन्न अंग थी और उन्हें राष्ट्र निर्माण में शामिल किया जाना था। तो इसलिए इस उद्देश्य के साथ भारत सरकार ने लोगों की संस्कृति और पहचान को बनाए रखने के लिए सुरक्षा उपायों के माध्यम से विकास और संरक्षणवाद का जो एकीकरण के जो दोहरे दृष्टिकोण की परिकल्पना की, जिससे कि वो उन्हें मेन स्ट्रीम कर सकें। तो इस प्रकार मानव विज्ञान जो था, इसका ये जो दृष्टिकोण था, इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, खास तौर पे स्वतंत्रता के बाद। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज थी, उसमें अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान की क्या भूमिका रही, किस तरह से कार्य किया। तो 19वीं सदी के मध्य में जब मानव विज्ञानी भारत की जनसंख्या गणना, विविधता, लोगों के वर्गीकरण के मुद्दों पर जब सलाह दे रहे थे, जिसमें कि हर्बर्ट रिस्ले और जे.एच. हटन की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि शुरुआत में जब 1901 और 1931 में जब जनगणना हुई थी, तो उसमें हर्बर्ट रिस्ले और जे.एच. हटन ने इसका नेतृत्व किया था। तो इन लोगों ने एक प्रशासनिक वर्गीकरण किया था, जिसमें इन दोनों ही मानव विज्ञानियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और बाद में जब ब्रिटिश शासन का अंत हुआ, तो उस समय आदिवासी मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका गठन किया गया था 1945 में, जिसके पहले निदेशक थे बी.एस. गुहा और उपनिदेशक वेरियर एल्विन थे।
जिनका कि काफ़ी काम रहा है मुंडा के ऊपर, हो के ऊपर, ट्राइब्स के ऊपर वेरियल एलिमेंट का काफ़ी ख़ास काम रहा है। तो स्वतंत्रता के बाद का जो समय था ये संगठन आदिवासी मुद्दों के साथ-साथ भारतीय आबादी की जो फिज़िकल और कल्चरल जो डाइवर्सिटी है, जो जैव सांस्कृतिक विविधता है, इससे संबंधित और अन्य मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के अलावा जो जनजातीय अध्ययन करने के लिए राज्य स्तर पर जो जनजातीय अनुसंधान संस्थानों का एक नेटवर्क भी था एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की का जिसकी स्थापना 1953 में पहली पंचवर्षीय योजना में आदिवासी समुदायों के बारे में उनके ज्ञान या उनके बारे में जो समझ थी उसका जो अंतर था उसको भरने के लिए खास तौर पे की गई थी, जिससे कि नीति निर्माताओं को इन आदिवासी समुदायों के बारे में अवगत कराया जा सके। तो जो जनजातीय संस्कृतियाँ, त्योहार इन सबको बढ़ावा देने के लिए जो गतिविधियाँ की जाती थी, जो कार्यक्रम संचालित किए जाते थे और वर्तमान में भारत में विभिन्न राज्यों में लगभग इस तरह के 25 केंद्र हैं, जो खास तौर पर आदिवासी समुदायों के साथ काम करते हैं। तो ये जो आदिवासी क्षेत्रों में जो तैनात सरकारी अधिकारियों के लिए सेंसिटाइजेशन का भी कार्यक्रम ये चलाते हैं और मानव विज्ञानी कई अन्य सरकारी निकायों में से भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति आयोग, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का जो कार्यालय है वहाँ पर, संस्कृति मंत्रालय इन सब में शामिल हैं। इसके अलावा मानव विज्ञानी जो हैं वो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जो है, जो आईसीएमआर जिसे हम कहते हैं, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, और राष्ट्र और स्वास्थ्य राष्ट्र में अलग-अलग मुद्दे जैसे कि स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों पे से संबंधित जो संगठन है उसमें भी मानव विज्ञानियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान है, सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर जो अनुसंधान करने वाले संगठन हैं, इन सब में भी एक अहम भूमिका है। तो अगर हम प्लान चेंज की बात करें, ग्रामीण विकास यानी कि ग्रामीण विकास के संदर्भ में जो नियोजित परिवर्तन हुए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान श्यामा चरण दुबे का रहा है। एससी दुबे जो हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि अपने समय के अग्रणी मानव विज्ञानी हैं और रूरल डेवलपमेंट में इनका खास काम रहा है। तो प्रशासन और शिक्षाविद ये दोनों ही पदों पर रहे हैं और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का नेतृत्व इन्होंने किया है, जिसमें 1952 में पहली पंचवर्षीय योजना को एक भाग के रूप में शुरू किया गया था, जिसे भारत के योजना आयोग ने कार्यक्रम के रूप में शुरू किया और बाद में विकास के माध्यम से ग्रामीण परिवर्तन और नियोजित परिवर्तन लाने के लिए इसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम का भी नाम दिया गया। तो जो ग्रामीण भारत में ये इसका जो फोकस था वो ग्रामीण भारत का जो जीवन था उसको बेहतर बनाने के लिए था। AR देसाई के अनुसार अगर हम कहें तो ये कार्यक्रम इस अर्थ में भिन्न था कि परोपकारी भावना से हटकर इसका जो उद्देश्य था वो ग्रामीणों में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लाने के लिए एक सामुदायिक विकास आंदोलन बनाना था, जिससे कि नई इच्छाओं को, नए प्रोत्साहनों को, नए विचारों के साथ इसको प्रेरित करना था, नई तकनीक, एक नया आत्मविश्वास, जिससे कि जो मानव संसाधन है, जो हमारे देश में एक विशाल भंडार है मानव संसाधनों का, उसका उपयोग देश के बढ़ते आर्थिक विकास के लिए किया जा सके। तो श्यामा चरण दुबे ने सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सहयोगात्मक अनुप्रयुक्त अनुसंधानों का बीड़ा उठाया और उन्होंने विकास में मानव संसाधनों की भूमिका को उजागर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इसके बाद बात करेंगे भारत में अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी की जो भूमिका है वो किस तरह की रही है और अभी आज के परिवेश में, आज के परिदृश्य में किस तरह की उसकी भूमिका है। तो भारत में व्यवहारिक मानव विज्ञान की भूमिका बढ़ती जा रही है। जैसा कि वॉन वेलिगन ने कहा था 2002 में, उनके द्वारा पहचाना गया कि भारत में जो व्यवहारिक मानव विज्ञानियों ने कई सारे क्षेत्रों में सफलतापूर्वक योगदान किया है, जैसे कि सूचना के स्तर पर। तो सूचना के स्तर पर किस तरह का योगदान हो सकता है, इसे हम कह सकते हैं कि ये एक व्यवहारिक मानव विज्ञान की पारंपरिक भूमिका है, जिसमें कि व्यक्तिपरक, सहभागी, बहुभाषी और प्रवृत्ति समझ पर जोर देने के कारण मानव विज्ञानी किसी भी विषय पर गुणवत्तापूर्वक सूचना प्रदान करने में सबसे कुशल रहे हैं। मतलब कि जब देश के विकास की हम बात करते हैं तो हम अलग-अलग मुद्दों पर हमको हमारा फोकस होता है, तो उसकी समझ और उसमें जो उससे संबंधित
किसी भी विकास की नीति से संबंधित जो समुदाय हैं, उन पर उसका क्या उनका असर होगा और किस तरह से वो उनको उनमें परिवर्तन ला सकते हैं, इस समझ से संबंधित जो हम कह सकते हैं जो मानव विज्ञानियों की समझ है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वे प्रायोजक जो एजेंसियाँ होती हैं, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और अलग-अलग जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके महत्व को समझने के लिए जो किसी भी नीति के परिप्रेक्ष्य में जो समुदाय है, उसकी स्थानीय अवधारणाओं का अनुवाद करने में भी बहुत सफल रहे हैं। तो वे सहभागी मूल्यांकन, अध्ययन जिसे कि हम पार्टिसिपेटरी अप्रेज़ल कह सकते हैं, इवैल्यूएशन कह सकते हैं और नीड बेस्ड इवैल्यूएशन यानी कि आवश्यकता मूल्यांकन के भी विशेषज्ञ रहे हैं और इन्होंने नीति निर्माताओं को महत्वपूर्ण फीडबैक प्रदान किया है। जो अगली भूमिका जिस पर हम बात करेंगे वो है नीति निर्माण के स्तर पर। तो जो नीति निर्माण में मानव शास्त्रियों की विशेषज्ञता का अनुप्रयोग और नीति विज्ञान के रूप में मानव विज्ञान ने 1990 के दशक में तेजी से प्रगति की है। जब हम खास तौर पे किसी समुदाय से संबंधित कोई पॉलिसी बनाते हैं या किसी समस्या से संबंधित जब हम कोई नीति का निर्धारण करते हैं, तो उसमें मानव विज्ञानियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और 1990 से इसमें खास तौर पर प्रगति देखी गई है। इसके बाद की जो अवधि में नीति निर्माण के क्षेत्र में तेजी से बदलाव देखा गया है, जिसका कारण ग्लोबलाइजेशन भी रहा है, वैश्वीकरण और सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दे नीति विज्ञान में महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो समानता और न्याय के जो सतत विकास के मुद्दे, संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम और वैश्विक और स्थानीय जो ताकतों की गतिशीलता, डायनामिज्म जो उसमें आया है, उन सभी का नीति निर्माण के सभी पहलुओं पर प्रकाश डालना उन सभी ने नीति निर्माण के पहलुओं पर प्रकाश डालना ज़रूरी है। तो इस बदलते क्षेत्र में नीति निर्माण में मानव विज्ञानी की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। हम कह सकते हैं कि नीति निर्धारण और नीति निर्माण के क्षेत्र में मानव विज्ञानियों को थिंक टैंक के तौर पे भी देखा जा सकता है, जो कि भारत में नीतियों को आकार देते हैं। इसके बाद पहला हो गया सूचना, दूसरा हो गया नीति निर्माण। इसके बाद अगर हम बात करें कार्रवाई के स्तर पर, मतलब एग्जीक्यूशन के स्तर पर, तो जो कार्रवाई के स्तर पर व्यवहारिक मानव विज्ञानी हैं, उनका प्रत्यक्ष हस्तक्षेप जो है के रूप में भी वो बहुत सक्रिय रहे हैं। कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में मानव विज्ञानियों की भूमिका का लगातार विस्तार हो रहा है। वो समूहों की एडवोकेसी, वकालत करना, उनके रूप में जो स्थानीय लोगों के साथ भी सहयोग कर रहे हैं। लोगों के साथ काम करते हुए कई लोग स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण देने से जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ दशकों में व्यावहारिक मानव विज्ञानियों ने और भी अध्ययन किए हैं, नए क्षेत्रों में भी प्रवेश किया है, जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र, अस्पतालों में और इसके अलावा कुछ जटिल संगठनों के प्रबंधन में और अध्ययन में भी मानव विज्ञानियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इस संबंध में 1968 में भारतीय उद्योग के सामाजिक ढांचे पर एनआर सेठ का जो काम है वो उल्लेखनीय है। साथ ही साथ डीपी सिन्हा का इंटर ट्राइबल मार्केट में जो संस्कृति परिवर्तन पर जो काम है वो व्यवहारिक मानव विज्ञान के कुछ शुरुआती कार्यों में से एक है। और डीपी सिन्हा शहरी मानव विज्ञान के भी अग्रणी थे और कलकत्ता शहर पर उनका जो लेख था, शहरी क्षेत्रों में व्यवहारिक मानव विज्ञान और शहरवासियों की समस्याओं पर एक अग्रणी लेखों में से एक है। अब बात करते हैं वर्तमान परिदृश्य की। तो जो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी है, समकालीन भारत में रोजगार के अवसरों के साथ-साथ एक जीवंत अनुशासन भी है। व्यवहारिक मानव विज्ञानी वैन विलिगन जो हैं उनके द्वारा परिकल्पित सभी भूमिकाओं में शामिल है। वे नीति शोधकर्ता, मूल्यांकनकर्ता, प्रभाव मूल्यांकनकर्ता जिसे हम सोशल इम्पैक्ट एनालिसिस कहते हैं, आवश्यकता मूल्यांकनकर्ता, नीड असेसमेंट जिसे कहते हैं, योजनाकार, पॉलिसी मेकर्स, अनुसंधान विश्लेषक, वकालत, प्रशिक्षक, सांस्कृतिक प्रशासक, परिवर्तन एजेंट और चिकित्सक, इन सब जिम्मेदारियों में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और पिछली शताब्दी में मानव विज्ञान अगर हम बात करें 19वीं सेंचुरी की, तो उस समय एंथ्रोपोलॉजी एक एक्सोटिका के रूप में हम कह सकते हैं कि वो एक एकेडमिक सब्जेक्ट रहा है, विषय रहा है। मगर इस शताब्दी में जैसे-जैसे अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान ने
अग्रणी भूमिका निभाई परिवर्तन को का अध्ययन करने में, समुदाय की समस्याओं को समझने में, नीति निर्धारण में। तो इन सब में अगर हम कहें तो 20वीं शताब्दी में इस के परिवेश में जो अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान है उसके उसमें काफ़ी परिवर्तन आया है। जैसे कि अब उसका जो क्षेत्र था, जो अध्ययन का क्षेत्र था, वो सिर्फ़ लोगों तक या एकेडमिक ही तक ही सीमित नहीं था, बल्कि शहरी समस्याओं जैसे प्रदूषण है, गरीबी है, आपदा प्रबंधन है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, सतत विकास है, जीवन शैली, लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़ जो होती हैं और जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, इकोलॉजिकल क्राइसिस, पारिस्थितिक संकट जो है, इन सब मुद्दों से निपटने में भी मानव विज्ञानियों की भागीदारी अब देखी जा रही है। कृषि संकट, व्यापार, उद्योग, इन सभी क्षेत्रों में विज्ञानियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, निभा रहे हैं बल्कि। अब हम बात करेंगे अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान में दृष्टिकोण यानी अप्रोचेस क्या हैं। तो जब हम दृष्टिकोण की बात करते हैं तो हम एक किसी संदर्भ या रूपरेखा या परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं जिसमें कि हम कोई कार्य करते हैं। तो श्रम के किसी भी अनुशासनात्मक विभाजन को मोटे तौर पर अपने ज्ञान की खोज और अंत मतलब या तो हम ये मान सकते हैं कि जो नॉलेज है इट इज़ टुवर्ड्स एन एंड और इट इज़ एन एंड। तो या तो ज्ञान की खोज और अंत के लिए जो ज्ञान की खोज के रूप में देखा जा सकता है। तो हम पहले जो बुनियादी या शुद्ध शोध के रूप में संदर्भित करते हैं, जो हमारा पहला इसका एस्पेक्ट है, वो प्योर रिसर्च या शुद्ध शोध के रूप में, और बाद में उसे हम उसका जो अप्लाइड एस्पेक्ट है यानी कि जो अनुप्रयुक्त उसका पहलू है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो इस प्रकार जब हम व्यवहारिक मानव विज्ञान शब्द का उपयोग करते हैं तो इसका तात्पर्य है वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए मानव शास्त्रीय ज्ञान का उपयोग, जो कि ये परिभाषा 2018 में नोलन के द्वारा दी गई थी। और एक शुद्ध शोध जो है वो सीधे तौर पर किसी व्यवहारिक समस्या का समाधान कर भी सकता है और नहीं भी। मतलब जो प्योर रिसर्च जो होती है वो ये ज़रूरी नहीं है किसी व्यावहारिक समस्या का समाधान दे ही सके, दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। ये किसी सैद्धांतिक मुद्दे से संबंधित हो सकता है या ज्ञान सृजन से संबंधित हो सकता है, जिससे कि जिसका जो अनुप्रयुक्त भाग है वो किसी विशिष्ट मुद्दे को संबोधित करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं एक सिद्धांत का जो प्रश्न और उत्तर ये दोनों ही हैं इसमें, दोनों ही इसमें समाहित हैं, जबकि जब जो हम एकेडमिक एस्पेक्ट है उसमें। मगर जब हम व्यवहारिक पहलुओं का ध्यान मुख्य रूप से जब हम व्यवहारिक पहलुओं की बात करते हैं तो उसका जो मुख्य रूप से उसका फोकस होता है वो किसी समस्या का हल प्रदान करना या किसी प्रश्न का उत्तर प्रदान करने से संबंधित होता है। तो अब देखते हैं कि क्या दृष्टिकोण है अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी में। तो मानव शास्त्रीय ज्ञान जो है अनुप्रयोग के लिए अक्सर मानव विज्ञान जो है मानव शास्त्रीय ज्ञान का उपयोग किया जाता है अक्सर। जब हम मानव विज्ञान शब्द का उपयोग करते हैं तो इसका तात्पर्य है किसी मुद्दे की अधिक महत्वपूर्ण मानव शास्त्रीय वैचारिक समझ से है, मतलब कि जो उसका एकेडमिक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जिसको हम कहते हैं। जबकि जब मानव विज्ञान शब्द जो किसी समस्या पर निर्देशित मानव विज्ञान हम कह सकते हैं किसी समस्या से संबंधित हो, उसके परिप्रेक्ष्य में उपयोग किया जाए तो हमसे उस अनुप्रयोग को संदर्भित करते हैं। तो ये व्यवहारिक या अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान के रूप में देखा जाता है। तो जो व्यावहारिक मानव विज्ञान मुख्य रूप से जो समस्या के पहलुओं का से संबंधित होता है, और शुद्ध मानव विज्ञान किसी मुद्दे के पहलू के मानव विज्ञान से अधिक संबंधित होता है। तो जब हम स्वास्थ्य का मानव विज्ञान, हम जब मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं तो सांस्कृतिक रूप से स्वास्थ्य की अवधारणा से संबंधित मुद्दों और स्वास्थ्य का जो नॉन फिजिकल जो घटक हैं, जैसे कि सामाजिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के निर्धारण के लिए कैसे उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये जो समझ है इसको हम कह सकते हैं ये हमारा एकेडमिक कॉन्सेप्ट हुआ। जबकि स्वास्थ्य की जो है वो मानव विज्ञान के लिए एक विशिष्ट संदर्भ में जब हम बात करें, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या के समाधान के लिए जो मानव शास्त्रीय ज्ञान का उपयोग से संबंधित हो, जैसे कि किसी आदिवासी क्षेत्र में अगर हम टीकाकरण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ड्रॉप आउट देखते हैं, तो इस तरह की स्थिति में जब हम मानव विज्ञान के ज्ञान का उपयोग करते हैं तो हम उसे अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान कहते हैं। अब हम बात करेंगे डाइवर्सिटी। तो जो अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान है
उसके दृष्टिकोणों में बहुत विभिन्नता है और वो इस बात से निर्धारित होते हैं कि व्यवहारिक मानव विज्ञानी क्या करते हैं। तो हमें याद रखना होगा कि जब हम व्यवहारिक मानव विज्ञान शब्द का उपयोग करते हैं, तो सामाजिक मानव विज्ञान के साथ-साथ इसमें व्यवहारिक पुरातत्व और व्यवहारिक जैविक मानव विज्ञान भी शामिल होता है। व्यवहारिक भौतिक या जैविक मानव विज्ञान का फोरेंसिक मानव विज्ञान चिकित्सा संस्थानों, अस्पतालों, कपड़े, जूतों, कार डिजाइनिंग और अन्य उद्योगों के क्षेत्र में जो व्यवहारिक अनुसंधान जो है उसमें अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान का एक लंबा इतिहास रहा है। जो व्यवहारिक पुरातत्व की उत्पत्ति जो है वो हाल ही में हुई है और इसका संबंध ज़्यादातर जनजातीय सांस्कृतिक विरासतों और स्थानीय रूप से महत्वपूर्ण जो स्मारक हैं उनके संरक्षण को लेकर है। व्यवहारिक मानव विज्ञान शब्द में विविध गतिविधियां शामिल हैं और अक्सर जो अभ्यासकर्ता होते हैं वो अपनी विशेषज्ञता के संदर्भ में विभिन्न शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे कि एक्शन, प्रैक्टिसिंग, एंगेज्ड और पब्लिक, मतलब कि अभ्यास हुआ, संलग्न हुआ या सार्वजनिक हुआ। तो इस तरह के अलग-अलग शब्दों का उपयोग करते हैं और अन्य शब्दों के साथ-साथ जो प्रोफेशनल जो पेशेवर अभ्यास करने वाले मानव विज्ञानी स्वयं का वर्णन करने के लिए इस तरह के उपसर्गों का उपयोग करते हैं। तो उन सभी को व्यवहारिक मानव विज्ञान के प्रकार के रूप में माना जा सकता है, जो व्यवहारिक मानव विज्ञान के विकास के विभिन्न चरणों के दौरान प्रकट हुए। तो उपविषयक विशेषज्ञता के साथ-साथ शैक्षणिक मानव विज्ञान के भीतर पारिस्थितिक मानव विज्ञान, विकास मानव विज्ञान, फोरेंसिक मानव विज्ञान, शारीरिक मानव विज्ञान, शहरी मानव विज्ञान, चिकित्सा मानव विज्ञान, इस तरह के जो है वो सभी मजबूत व्यवहारिक पहलुओं के क्षेत्र हैं और भारत में भी मानव विज्ञानी जो हैं वो स्वदेशी ज्ञान, नीति अध्ययन, कृषि, ग्रामीण और आदिवासी विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम मूल्यांकन, योजना कार्यान्वयन, आपदा, फोरेंसिक, मानव पशु संघर्ष, इस तरह की जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, जो साइकोलॉजिकल जो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित होती हैं, शहरी समस्याओं से संबंधित, इस तरह के विविध क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और जो अन्य महत्वपूर्ण सामयिक मुद्दे हैं, उनमें भी इनकी प्रतिभागिता काफ़ी लंबे समय से रही है। इसके बाद हम बात करेंगे अब हम फ़ोकस करेंगे दृष्टिकोणों पर कि अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान में किस तरह के दृष्टिकोण रहे हैं। तो जैसा कि नाम से पता चलता है, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी एक सामाजिक समस्या को हल करने या किसी सामाजिक मुद्दे को समझने के लिए उपयोग की जाने वाला मानव विज्ञान है। इसका प्राथमिक लक्ष्य जो है वो समस्या का समाधान है और क्योंकि व्यवहारिक मानव विज्ञान का उपयोग विभिन्न सामाजिक सेटिंग्स में किया जाता है, इसलिए व्यवहारिक मानव विज्ञान में दृष्टिकोण जो हैं वो इसके अनुप्रयोगों के डोमेन द्वारा बारीकी से निर्धारित होते हैं, जिसको कि हम मोटे-मोटे तौर पे अगर हम वर्गीकृत करें, तो पहला होता है उपविषयक विशेषज्ञता, दूसरा होता है कार्यवाही दृष्टिकोण, एक्शन अप्रोच जो होती है, तीसरी होती है प्रैक्टिसिंग एंथ्रोपोलॉजी यानी कि सहभागी विकासात्मक दृष्टिकोण और नीति अनुसंधान या पॉलिसी रिसर्च जहाँ पे एडवाइजरी कंसल्टेशन इस तरह की भूमिका रहती है। तो जब हम सब डिसिप्लिनरी स्पेशलाइजेशंस की बात करते हैं, तो लगभग द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, मतलब कि 1950 के दशक में मानव विज्ञान का जो शिक्षण है वो उसमें तेजी से प्रगति हुई। विभिन्न विश्वविद्यालयों में मानव विज्ञान के विभाग खोले गए और इस दौरान भारत में मानव विज्ञान विभागों का विस्तार हुआ। कलकत्ता विश्वविद्यालय के बाद दिल्ली में, लखनऊ में, गुवाहाटी में, मद्रास में विश्वविद्यालयों में इसको शुरू किया गया और इसके विस्तार की जो महत्वपूर्ण विशेष इसका विस्तार जो है उसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है जिसमें की बात की गई थी विकास की, चिकित्सा की, पर्यावरण की, फोरेंसिक की, शारीरिक आपदा अध्ययन, उप अनुशासन विशेषज्ञताओं का उद्भव था, जो कि इन विश्वविद्यालयों में कोर्स के तौर पर शुरू किया गया था। तो इन नए विषयों को सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों, जातीय और सांस्कृतिक विविधताओं जैसे अन्य विषयों के साथ पढ़ाया जाता था और कई अन्य विशेषज्ञताओं को भी इसमें लगातार जोड़ा जाता रहा। इन सभी नए उपविषयों के पाठ्यक्रम जो हैं वो व्यवहारिक मानव विज्ञान के मजबूत घटक हैं।
और विश्वविद्यालयों में सैद्धांतिक समस्याओं पर काम करने वाले कई एकेडमिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं, उन्होंने मूल्यांकन, बीमारी, शिक्षा, इस तरह के जो व्यवहारिक पहलू हैं, इन पर परियोजनाएं भी शुरू करी और उन पर उनको उन समस्याओं का को हल करने में भी मानव शास्त्रीय ज्ञान का उपयोग किया। अब बात करेंगे एक्शन अप्रोच की। पहला था सब डिसिप्लिनरी अप्रोच, मतलब अलग अलग विषयों पर उनकी जो समझ थी उसके तहत अलग अलग समुदायों और अलग अलग आयामों में उन्होंने मानव विज्ञान का जो ज्ञान था उसका उपयोग किया। अब हम बात करेंगे एक्शन रिसर्च की। तो एक्शन एंथ्रोपोलॉजी जो है, ये शब्द अमेरिकी मानव विज्ञानी सोल टैक्स ने दिया था, जो शिकागो विश्वविद्यालय में थे, और उनके छात्रों द्वारा व्यवहारिक मानव विज्ञान अनुसंधान को संदर्भित करता है। इसे पारंपरिक अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान से मौलिक विच्छेद द्वारा चिन्हित किया गया था, और सोल टैक्स ने महसूस किया कि सरकारी, गैर सरकारी संगठनों या अन्य संस्थानों में काम करने वाले मानव विज्ञानी अक्सर उन संस्थानों द्वारा जो प्रायोजित संगठन के एजेंडे पर ही काम करते हैं, इसलिए उनमें स्वायत्तता, मतलब ऑटोनॉमी, और लोगों के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता होती है उसमें कमी होती है। उन्होंने अधिक सम्मिलित दृष्टिकोण का आह्वान किया, जिसमें मानव विज्ञानी खुद को केवल अनुसंधान एजेंडे तक ही सीमित नहीं रखते हैं, बल्कि लोगों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए जो परिवर्तन लाने का भी प्रयास करते हैं। तो एक्शन मानव विज्ञानियों की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना जो है वो अयोवा राज्य में जो मसाकी इंडियंस थे, फॉक्स प्रोजेक्ट के संदर्भ में जो है उस पे उन्होंने काम किया था सोल टैक्स ने। और उन्होंने इस बात को खास तौर से उन्होंने रिजेक्ट किया था, जो मेल्टिंग पॉट की जो आइडियोलॉजी दी गई थी, मेल्टिंग पॉट की जो थ्योरी दी गई थी, जिसमें कि ये माना जाता था जो माइग्रेंट्स होते हैं वो उनकी जो अपनी अपनी सांस्कृतिक विविधताएं हैं वो अल्टीमेटली बदल के और वो किसी एक संस्कृति में परिणत हो जाती हैं। तो ये जो परियोजना है ये 1948 में शुरू हुई थी और 1958 तक जारी रही थी, और सांस्कृतिक विविधता के लिए जो मेल्टिंग पॉट का जो दृष्टिकोण था उसकी अमेरिकी परियोजना जो थी उसकी आलोचना की थी सोल टैक्स ने। तो जो एक्शन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उनका उन्होंने असाइन इंटरवेंशन और डिजायर्ड इंटरवेंशन, मतलब कि निर्दिष्ट हस्तक्षेप और वांछित हस्तक्षेप, इनके बीच में अंतर किया। तो जो डिजायर्ड इंटरवेंशन जो था वो एक्शन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे ये उनका उद्देश्य था। उन्हें लगा कि उनकी अमेरिकी पहचान के अलावा फॉक्स की अपनी, मतलब जो मेस्वाकी इंडियंस थे ये इनकी एक अपनी पारंपरिक जातीय पहचान है, इनकी एक अपनी संस्कृति है और उनकी अपनी प्राथमिकताएं हैं, जो कभी-कभी जो राज की जो प्राथमिकताएं हैं उससे मेल नहीं खाती है। इसलिए ये मानव विज्ञानियों का काम है कि वह उन्हें स्पष्ट करने और वांछित परिवर्तन लाने में मदद करें। तो एक क्रियाशील मानव विज्ञानी के रूप में ये भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करने की है, ना कि परिवर्तन के निदेशक के रूप में। मतलब कि सिर्फ चेंज को वो डायरेक्ट करें यही उनकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये परिवर्तन जो है वो कैसे लाया जाएगा इसमें भी सुविधा प्रदान कर सके, उसमें भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तो उनके बीच का जो अंतर है उसको अगर हम बात करें अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी और एक्शन एंथ्रोपोलॉजी के बीच का जो अंतर है, तो हम उसे इस तरह जान सकते हैं। जो एक्शन एंथ्रोपोलॉजी है ये एक सक्रिय और संलग्न समस्या समाधान दृष्टिकोण पर आधारित है, न कि केवल सलाहकार के रूप में काम करने पर, बल्कि ये जो लक्ष्य होते हैं उनकी प्राप्ति के लिए जो बाहरी एजेंसियों के साथ समुदायों की ओर से सक्रिय रूप से हस्तक्षेप भी करते हैं। मगर जो अनुप्रयुक्त मानव विज्ञानी होते हैं वो सकारात्मकवादी अनुसंधान, मतलब रिसर्च ओरिएंटेड उनका दृष्टिकोण होता है, ह्यूमैनिटेरियन मानवतावादी और समस्या मूलक दृष्टिकोण इनका मिश्रण होता है। जो एक्शन एंथ्रोपोलॉजी होती है वो एक्शन ओरिएंटेड होती है, जबकि जो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी होती है वो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड होती है, मतलब कि वो एडवाइजर कंसल्टेंट्स की तरह काम करते हैं। जो एक्शन एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं ये सीखना और मदद करना ये इनका केंद्रीय विषय होता है। जो मानव विज्ञानी होते हैं वो रोजगार की बाधाओं से मुक्त होते हैं और स्वैच्छिकवाद ऑटोनॉमी की जो भावना होती है वो मानव विज्ञानियों की सापेक्ष स्वायत्ता पर आधारित होती है। जबकि जब हम अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान के संदर्भ में बात करते हैं तो अनुसंधान के जो वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करना ही इनका प्राथमिक लक्ष्य होता है। मतलब रिसर्च के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सिर्फ वो प्राप्त करना इनका प्राथमिक लक्ष्य होता है, जबकि जब हम एक्शन मानव विज्ञानियों की बात करते हैं तो वो स्वायत्ता के साथ काम करते हैं और
उस समुदाय के बीच में या उस समस्या को हल करने के लिए उसमें स्वैच्छिकवाद की भावना के साथ काम करते हैं। ये जो एक्शन एंथ्रोपोलॉजी जो होती है, मानव विज्ञान जो होता है, ये पीपल सेंट्रिक होती है, यानी लोक केंद्रित होती है। लोग जो होते हैं वो सिर्फ एक विषय नहीं होते हैं, बल्कि मानव विज्ञान के अध्ययन का ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। जबकि जब हम अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान की बात करते हैं तो इसमें स्वायत्ता जो होती है वो कम होती है, ऑटोनॉमी कम होती है, और इनका एक तय एजेंडा होता है, इनको उसी पे काम करना होता है, और जो लोग होते हैं वो इनकी शोध का विषय होते हैं, मतलब कि पीपल सेंट्रिक तरीके से ये काम करते हैं। जबकि जो एक्शन एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो उनका जो फोकस होता है वो पीपल सेंट्रिक तो होता ही है, लोग केंद्रित तो होता ही है, मगर वो लोगों को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, विषय और वस्तु दोनों की तरह देखते हैं। एक खास अंतर हम कह सकते हैं, जो एक्शन एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, एक्शन मानव विज्ञान या एक्शन मानव विज्ञानी जो होते हैं, उनका जो दृष्टिकोण होता है वो एमिक इंटरवेंशन होता है। ये एमिक इंटरवेंशन क्या होता है? मतलब कि जो भी समुदाय है उनके लोगों का जो अपना नजरिया है उनके रीति रिवाजों के लिए, उनके जो और उनका जो संस्कृति होती है, उनके जो मॉरल्स होते हैं, जो वैल्यूज होती हैं, उनके लिए जो उनकी अपनी समझ, उनका अपना नजरिया होता है, इसके ऊपर केंद्रित होता है। जबकि अगर हम बात करें अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजिस्ट की, तो ये असाइन इंटरवेंशन होता है, एमिक इंटरवेंशन नहीं होता। मतलब कि एक एजेंडा होता है, एक एजेंडा दिया जाता है जिस पे ये काम करते हैं और वहीं तक इनका दायरा सीमित होता है। ये मदद करते हैं बदलाव लाने में, जो कि पहले से ही डिसाइड किए जा चुके हैं। जबकि जब हम एक्शन मानव विज्ञान की बात करते हैं, एक्शन मानव विज्ञानी की बात करते हैं, तो लोगों की ओर से ये कार्य करते हैं, उन्हें समस्या की पहचान करने में मदद करते हैं और उसके जो संभावित समाधान होते हैं उस पे सलाह देते हैं, और उसमें से जो सर्वोत्तम विकल्प होता है वो चुनने में उनकी मदद करते हैं। जबकि जो अनुप्रयुक्त मानव विज्ञानी होते हैं उनका जो एम्फोसिस होता है, जो फोकस होता है, वो वैल्यू फ्री और पॉजिटिविस्टिक एथनोग्राफी होती है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो एक्शन एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो लोगों के बीच में रह के, लोगों की समस्याओं को समझ के, उसमें जो भी संभावित समाधान है उसके बारे में बताते हैं और लोगों को मदद करते हैं कि जो उसमें सर्वोत्तम विकल्प है उसको चुने। जबकि जो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी कि अनुप्रयुक्त मानव विज्ञानी होते हैं, उनका फोकस रिसर्च ओरिएंटेड होता है, रिसर्च तक सीमित होता है, वो एडवाइजर्स, कंसल्टेंट्स की तरह काम करते हैं और किसी भी समस्या का समाधान देते हैं, ना कि लोगों के बीच में लोगों को मदद करते हैं उसमें से समाधान चुनने में। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिसिंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट और अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यानी कि इन दोनों के बीच में कैसे हम अंतर कर सकते हैं। तो रेल डब्ल्यू नोलन ने 2018 में सुझाव दिया था कि जो व्यवहारिक मानव विज्ञानी शब्द है वो केवल उन मानव विज्ञानियों तक सीमित होना चाहिए जो विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों में काम करते हैं और साथ ही व्यवहारिक काम भी करते हैं। जो गतिविधि और कार्यस्थल की प्रकृति के आधार पर उन्हें व्यवहारिक मानव विज्ञान के बीच में उन्होंने अंतर सुझाया। तो जो प्रैक्टिसिंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट शब्द का उपयोग है वो उन लोगों के लिए किया जाता है जो शैक्षणिक विभागों से बाहर हैं और मानव शास्त्रीय ज्ञान को वास्तविक दुनिया की स्थिति में लागू कर रहे हैं। समकालीन समय में पेशेवर मानव विज्ञानियों द्वारा इस भेद को, विशेष रूप से इस भेद पर जोर दिया जाता है। जो व्यवहारिक मानव विज्ञानियों का जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है उसमें अपनी विशेषता को दिखाने के लिए खुद को अभ्यासी मानव विज्ञानियों के रूप में वर्णित करना पसंद करते हैं। तो अगर हम बात करें अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजिस्ट की, तो उसमें क्या-क्या चीजें आती हैं? एकेडमिक्स, जो यूनिवर्सिटीज के अंदर, खास तौर पे विश्वविद्यालयों के अंदर जो पढ़ाया जाता है, उसमें सब डिसिप्लिन स्पेशलाइजेशन यानी कि उप विषयक विशेषज्ञता। इसके अलावा पारिस्थितिक मानव विज्ञान, चिकित्सा मानव विज्ञान, फोरेंसिक मानव विज्ञान, फिजियोलॉजी और व्यापारिक मानव विज्ञान और विकास यानी डेवलपमेंट एंथ्रोपोलॉजी। जबकि जब हम बात करते हैं प्रैक्टिसिंग एंथ्रोपोलॉजी की, तो इसके अंतर्गत जो जिस तरह का ज्ञान जो मानव विज्ञानी विश्वविद्यालयों के बाहर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि एक्शन एंथ्रोपोलॉजी आता है, जो इस तरह के अपने
सफिक्सेस इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एक्शन एंथ्रोपोलॉजी हो गया, एंगेज एंथ्रोपोलॉजी हो गया, पब्लिक एंथ्रोपोलॉजी हो गया, एडवोकेसी हो गया, कमिटेड एंथ्रोपोलॉजी हो गया। मतलब कि लोगों के बीच में रह के मानव विज्ञान को जो ज्ञान है वो उनकी समस्याओं को हल करने के लिए इस्तेमाल करना। तो इस तरह का जो अभ्यास करते हैं वो अपने आप को प्रैक्टिसिंग एंथ्रोपोलॉजी के तौर पर अभ्यासी मानव विज्ञानी के रूप में वर्णित करना पसंद करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अप्लाइड और एंथ्रोपोलॉजी और प्रैक्टिसिंग एंथ्रोपोलॉजी के बीच में क्या अंतर है। तो अगर हम लोकेशन के संदर्भ में बात करें तो जो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी है, अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान, ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस यानी कि विश्वविद्यालय, रिसर्च जहाँ पे होती है, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में इस्तेमाल होता है। जबकि जब हम अभ्यासी मानव विज्ञान की बात करते हैं तो ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस यानी कि विश्वविद्यालय और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के बाहर इस्तेमाल होता है, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर्स हैं, एनजीओज हैं। यहाँ पे जो मानव विज्ञान का उपयोग किया जाता है उसे हम अभ्यासी मानव विज्ञान कहते हैं। अगर हम जो एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज है उसके लिए जो एटीट्यूड है उसकी बात करें तो जो अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान है वो ज्ञान की खोज अपने आप में एक लक्ष्य है और अनुप्रयोग दोनों हो सकती है। मतलब कि किसी भी जो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो किसी समस्या के संबंध में जो उनका ज्ञान है उसका उपयोग करके उसका समाधान दे भी सकते हैं और नहीं भी। तो एक लक्ष्य भी हो सकता है और अनुप्रयोग भी हो सकता है। मगर जब अभ्यासी मानव विज्ञान की बात करते हैं तो ये केवल प्रयोग के लिए होता है और व्यवहारिक मूल्यों के बिना इस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। अगर हम कार्य परिवेश की बात करें, वर्क एनवायरनमेंट की बात करें तो ज़्यादातर जो है ये मानव शास्त्री फेलो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं उनके बीच में इस्तेमाल किया जाता है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर। मगर जब हम अभ्यासी मानव विज्ञान की बात करते हैं तो ये कोलैबोरेटिव होता है, सहयोगात्मक होता है और इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स काम करती हैं। मतलब कि अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञ मिल के किसी भी समस्या या किसी भी मुद्दे पर काम करते हैं। अगर हम समस्या के नेचर के बारे में बात करें तो जो अनुप्रयुक्त मानव विज्ञानी होते हैं वो उनके पास एक स्वायत्ता होती है प्रॉब्लम्स जो समस्याएं होती हैं उनको खुद से परिभाषित करने की। मगर जो अभ्यासी मानव विज्ञानी होते हैं उन समस्याओं पे काम करते हैं या उन मुद्दों पे काम करते हैं जो कि दूसरों के द्वारा परिभाषित की गई होती हैं। किस कोई समुदाय है या नीति निर्धारण में है, किसी तरह की समस्या आ रही है, कोई पॉलिसी है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई समस्या आ रही है। तो इस तरह के मुद्दों पर जो मानव विज्ञानी काम करते हैं वो अभ्यासी मानव विज्ञानी कहे जाते हैं। तो अगर हम मेथोडोलॉजी की बात करें तो जो अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान है उनकी कार्य प्रणाली जो है वो मानव शास्त्रीय तकनीक और इसके अनुशासनात्मक वैधता पर आधारित होती है। मतलब डिसिप्लिन की जो वैलिडिटी है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। मगर जो अभ्यासी मानव विज्ञानी होते हैं उनकी कार्य प्रणाली जो है वो दूसरों द्वारा बारीकी से उसकी जांच की जाती है और इसलिए इसे अन्य विषयों के लोगों द्वारा भी मान्य किया जाना आवश्यक है। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं, अनुप्रयुक्त मानव विज्ञानी, वो हम कह सकते हैं पार्ट टाइम प्रैक्टिस करते हैं इसको। मगर जो प्रैक्टिसिंग एंथ्रोपोलॉजी है वो एक फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसकी ज़रूरत होती है। अगर हम चुनौतियों की बात करें, चैलेंजेस की, तो जो अनुप्रयुक्त मानव विज्ञानी है वो जो भी समस्या होती है उसका जो रेफरेंस होता है और उसी समय जो उसका सोल्यूशन संभावित हो सकता है, जो समस्या का समाधान हो सकता है, उस पर उसके विषय में समाधान उपलब्ध कराते हैं। जबकि हम जब प्रैक्टिसिंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो वे न केवल समाधान उनका कार्य जो होता है केवल समाधान देना नहीं है, बल्कि इस बारे में दूसरों से संवाद करना है, उन्हें समझाना है और दूसरों द्वारा समाधान की स्वीकृति और कभी-कभी समस्या से जो समाधान है वो समस्या से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का जो दायरा है वो एकेडमिक यानी कि विश्वविद्यालय या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में है और उनका जो कार्य होता है वो कोई भी समस्या है उसका जो उस समय संभावित समाधान है वो देना होता है और साथ ही में वो उनका जो कार्य होता है वो समुदाय के बीच में जाकर वो कार्य नहीं करते हैं। जबकि जो प्रैक्टिसिंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से बाहर काम करते हैं, एनजीओ के थ्रू काम करते हैं, समुदायों के
बीच में काम करते हैं। जो भी समस्या है उसको उसके बारे में सिर्फ समाधान देना नहीं या एकल मानव विज्ञानी ज्ञान का इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि बहुविषयक विशेषज्ञों के साथ मिलकर किसी भी समस्या का समाधान देना और उसके उसके संबंध में जो संवाद करना, उस समाधान को समझाना और दूसरों के द्वारा दिए गए समाधान की स्वीकृति जो है वो भी इसमें महत्वपूर्ण रहती है। इसके बाद हम बात करेंगे पार्टिसिपेटरी अप्रोच की, यानी कि सहभागी दृष्टिकोण। तो सहभागी दृष्टिकोण का विकास जो है वो हम सहभागी दृष्टिकोण को विकास दृष्टिकोण के रूप में भी संदर्भित कर सकते हैं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति विकास अध्ययन के क्षेत्र में हुई। 1970 के दशक के दौरान विकास के आर्थिक सिद्धांत की जो वृद्धि थी उस पर फोकस और प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण, शहरीकरण, इन सब पर जोर देने के लिए उसकी बहुत आलोचना हुई, जो पार्टिसिपेटरी अप्रोच है उसकी। तो विकास का जो लाभ था वो केवल कुलीन और शक्तिशाली या शहरी केंद्रित मध्यम वर्ग, भूमिहीन और मध्यम वर्ग और भूमिहीन और ग्रामीण परिवारों, प्रभावशाली ग्रामीण परिवारों तक ही सीमित था। हाशिए पर जो रहने वाले गरीब थे, किसान थे, आदिवासी थे, ग्रामीण आबादी थी, ये इनका एक बड़ा हिस्सा इस तरह के विकास के कार्यों से या अध्ययन के क्षेत्र से अप्रभावित रहा है और खुद को विकास के लाभार्थियों के बजाय पीड़ित के रूप में ज्यादा अधिक पाता है ये। तो इसने दोनों लक्ष्यों के साथ साथ विकास की जो प्रक्रिया है उस पर भी पुनर्विचार करने का आह्वान किया। विकास के लक्ष्यों को विस्तृत कर विकास के दायरे में मनुष्य, समाज, संस्कृति और पर्यावरण को शामिल किया गया। आर्थिक विकास के साथ साथ मानव विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास और सतत विकास भी विकास के महत्वपूर्ण उद्देश्य बन जाते हैं। विकास की उस प्रक्रिया की समीक्षा करने का भी आह्वान किया गया जिसे विदेशी, दूरवर्ती, बहिर्जात और परंपरा, स्थानीय संस्कृति और लोगों के विपरीत माना जाता था। इससे विकास अध्ययन में सहभागी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला और व्यवहारिक मानव विज्ञान एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाने लगा। इससे पहले मानव विज्ञानी विकास प्रक्रिया में लगे हुए थे, लेकिन उनकी भूमिका विकास प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए जानकारी प्रदान करने की अधिक थी। मतलब वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देते थे कि सूचना देते थे कि किसी भी समस्या या किसी भी नीति या किसी भी मुद्दे से संबंधित किस तरह उसको सुविधाजनक तरीके से लागू किया जा सकता है। ये सुविधा प्रदाता दृष्टिकोण संस्कृति और विकास के बीच में बेमेल जो था उसको खोजने पर आधारित था, जहां लोगों द्वारा विकास को अस्वीकार कर दिया गया था। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी को स्थिति का अध्ययन करना और विकास एजेंसियों को लोगों के विरोध को दूर करने और कार्यक्रमों को प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में मदद करना था। यहाँ व्यवहारिक मानव विज्ञान विकास एजेंसियों की सहायता में था। हालांकि भागीदारी दृष्टिकोण में मानव विज्ञानी लोगों के हितों के प्रति अधिक इच्छुक थे और लोगों द्वारा स्वीकृति के माध्यम से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में मदद करते थे। ये स्वीकृति का उद्देश्य जो स्वीकृति थी इसका उद्देश्य था सहभागी दृष्टिकोण को केंद्रीय सिद्धांत के रूप में भागीदारी के इस जो स्वीकृति के उद्देश्य ने भागीदारी के सिद्धांत को जन्म दिया। पार्टिसिपेशन, भागीदारी। तो हम पहले समझते हैं भागीदारी होती क्या है। तो भागीदारी शब्द का तात्पर्य है विकास की प्रक्रिया में समुदाय की किसी भी समुदाय का शामिल होना। तो भागीदारी लोगों की स्थिति में मात्र लाभार्थियों से परिवर्तन और विकास के महत्वपूर्ण एजेंट के रूप में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। निष्क्रिय प्राप्तकर्ता से वे विकास प्रक्रिया में संलग्न समुदाय बन जाते हैं। ऐसा तब होता है जब लोगों को अपनी बात कहने की इजाजत होती है, यानी कि वो ये तय कर सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं और इसे कैसे घटित करना चाहते हैं। ये पूर्ण भागीदारी है जो प्रायः संभव नहीं होती है। तो लोगों की भागीदारी के विभिन्न स्तर हैं, जिसको कि हम खास तौर पे 5 प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है सूचना साझा करना। भागीदारी के इस रूप में किसी कार्यक्रम के बारे में जानकारी केवल लोगों के साथ साझा की जाती है। उनकी भागीदारी की कोई गुंजाइश नहीं होती है, किसी भी मामले में उनका कोई कहना नहीं है और गैर सहभागी दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में वे केवल निष्क्रिय रूप से स्वीकार्य हैं। मतलब कि वो उसमें भागीदार नहीं होते हैं, किसी भी समस्या से संबंधित या किसी भी विकास की प्रक्रिया से संबंधित जो सूचना होती है वो उनसे साझा कर दी जाती है। छद्म भागीदारी यानी कि सीडो पार्टिसिपेशन। तो ये भी एक दृष्टिकोण है जो
जो कुछ भी किया जाता है उसका कह सकते हैं कि लोगों में उसकी राय के बिना परामर्श लिए किया जाता है। जिस भी समुदाय से संबंधित विकास की प्रक्रिया है उसमें उस समुदाय से संबंधित लोगों से परामर्श नहीं लिया जाता है और जो नियोजित कार्यक्रम है उसमें उन लोगों की राय की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है, ये जो सहभागी इस तरह प्रतीत होता है कि जो वास्तविक कामकाज है उसमें किसी भी गैर सहभागी दृष्टिकोण की तरह से ही ये समुदाय प्रतीत होता है। अर्ध-भागीदारी यानी कि क्वाज़ी पार्टिसिपेशन जैसे कि हम नाम से समझ सकते हैं, अर्ध सहभागिता दृष्टिकोण में लोगों के साथ केवल एक सीमित चयनात्मक परामर्श होता है, क्योंकि परामर्श की रूपरेखा एजेंसी द्वारा पूर्व निर्धारित होती है, इसलिए लोगों की वास्तविक भागीदारी की गुंजाइश सीमित होती है और इसे हम कंट्रोल्ड पार्टिसिपेशन भी कह सकते हैं। मतलब कि कोई एजेंसी है बाहर की जो विकास की प्रक्रिया को लागू कर रही है, तो उसमें पूरी तरीके से जो समुदाय है, जो लोग हैं, वो उसमें पूरी तरह से शामिल नहीं होते हैं। सिर्फ़ कुछ मुद्दों पर या कुछ बातों तक ही उनका दृष्टिकोण जो है वो उसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद अगला है सहयोगात्मक भागीदारी यानी कि कोलैबोरेटिव पार्टिसिपेशन। तो इस प्रक्रिया में लोगों को विकास के कार्यक्रमों में अधिक भागीदारी मिलती है। कार्यक्रम के लक्ष्यों को लोगों के सहयोग से साझा किया जाता है, बदला जाता है, संशोधित किया जाता है। वे कार्यान्वयन में भी भूमिका निभाते हैं और विकास के कार्यक्रम जो हैं इसके प्रबंधन में भी सक्रिय भागीदार होते हैं। जो आखिरी वर्गीकरण है इसका सशक्तिकरण के रूप में भागीदारी यानी कि एम्पावरमेंट के रूप में, ये भागीदारी का एक आदर्श रूप है। यहाँ विकास का लक्ष्य लोगों का सशक्तिकरण है। इस दृष्टिकोण में वे न केवल सक्रिय भागीदार होते हैं बल्कि कार्यक्रम के आरंभकर्ता भी बन जाते हैं। मतलब वो उस कार्यक्रम को खुद ही शुरू करते हैं और जो विकास एजेंसी है उससे उसकी भूमिका यहाँ बिल्कुल उलट होती है। वे उन लक्ष्यों के सूत्रधार बन जाते हैं जो समुदाय के सदस्य स्वयं निर्धारित करते हैं। सहभागी दृष्टिकोण में व्यवहारिक मानव विज्ञानी की भूमिका एक बाहरी विशेषज्ञ से बदलकर लोगों के मित्र, मार्गदर्शक, शिक्षक और दार्शनिक के रूप में हो जाती है। वे लोगों को जानकारी प्रदान करने में निष्पक्ष होते हैं और उन्हें जो निर्णय लेने में जो मदद चाहिए होती है या उनका फायदा नुकसान इस तरह के विभिन्न विकल्पों के बारे में मानव विज्ञानी समुदाय को अवगत कराते हैं। मानव विज्ञानी जो हैं वो परामर्शदाताओं की तरह यहाँ काम करते हैं जो लोगों को उनके सर्वोत्तम हित की सेवा के लिए सही निर्णय पर पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। इस दृष्टिकोण में लोगों की संज्ञानात्मक और व्यवहारिक प्रक्रिया को प्रभावित करके उन्हें सशक्त बनाना शामिल है ताकि वे अपनी डर, शंकाओं, झिझक और अन्य बाधाओं पर काबू पा सकें और उन्हें खुद से जो विकास की प्रक्रिया या जो नीति है उसको लागू कर सकें। इसके बाद हम बात करेंगे कि अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान की नीति निर्धारण का जो विज्ञान है उसमें किस तरह की भूमिका रही है। तो सार्वजनिक नीति को एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में परिभाषित किया गया है जो स्पष्ट रूप से उद्देश्यों और उन्हें प्राप्त करने के साधनों को बताता है। वे सार्वजनिक सरोकार को किसी भी क्षेत्र में सरकार द्वारा तैयार किए गए कार्रवाई के दस्तावेज हैं ये, जो स्पष्ट रूप से सार्वजनिक अधिकारियों के लिए कार्य करने और सार्वजनिक कल्याण के लिए सरकार के घोषित उद्देश्यों को प्राप्त करने की रूपरेखा को निर्धारित करते हैं। सार्वजनिक निर्माण के ऊपर अगर हम बात करें तो पहले जो पब्लिक पॉलिसी थी उसमें टॉप डाउन अप्रोच था, यानी कि जो नीति निर्धारण था उसका दृष्टिकोण ऊपर से नीचे की तरफ था, मगर बदलते प्रतिमानों के साथ ये जो प्रक्रिया है अब ये बॉटम अप अप्रोच हो गई है। मतलब कि जो जमीन पे जिस तरह के लोगों काम करने